मैं ये कहते हुए शुरू करूं कि जन स्वराज पार्टी एक टिकट बांटने वाली पार्टी नहीं है, ये बदलाव करने वाली पार्टी है। और इसलिए हम लोगों पर जो जिम्मेदारी है वो अन्य दलों से बहुत ज़्यादा है। करोड़ों लोग आज बिहार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उन्हें वो मौका मिले जो आने वाले 2 महीनों में मिलेगा उन्हें, कि वो बिहार में एक परिवर्तन लाए, एक बदलाव कर दें। तो वैसे में उन सब की निगाहें जन स्वराज की तरफ हैं कि हम लोग किस तरह के प्रत्याशी उनके क्षेत्रों में भेजते हैं। इसलिए ये काम बहुत ही हमारे लिए कठिन, जटिल हो गया है। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग 2 तारीख से निरंतर इस काम में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे कोई नई बात, नई ख्याल किसी न किसी के दिमाग में आ जाता है। और जब हमने जिला से लोगों को बुलाकर यहाँ करीब करीब अपनी प्रक्रिया समाप्त कर ली थी और ये सोचा था कि अब इनको संगठित करें, तो किसी के दिमाग में ख्याल आया कि हम इसे और एक स्तर नीचे उतार दें और अब ये विधानसभा के स्तर पे प्रखंडों से और पंचायतों से लोगों को बुलाकर उनसे उनकी राय मशवरा पूछी जा रही है। बहुत अंतर नहीं होगा जो यहाँ हमें खबर मिली है या वो जो बताएंगे, लेकिन इससे ये जरूर होगा कि सबको लगेगा कि सबकी सहभागिता है पार्टियों के उम्मीदवारों के चयन करने में। और इस बीच में क्योंकि हमारे पार्टी की रोज लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो एक नई समस्या कहें या अवसर कहें हमारे सामने रोज आता है कि बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो आज तक हमारे दल के साथ नहीं जुड़े हुए थे वो भी दस्तक देने लगते हैं, आने लगते हैं कि भाई हमें भी मौका मिले। अब उन्हें निराश करते हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है कि करीब करीब हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम लोग उन्हीं लोगों में से चयन करना चाहेंगे जिन लोगों ने पहले से अपना कंधा लगाया है जन स्वराज को यहाँ तक पहुँचाने में। अपवाद के तौर पे हो सकता है कि एक आध जगह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम अपने बीच में से ही चुनेंगे। ये मैं आप लोगों से वार्ता के समय एक अवसर, भारतीय जनता पार्टी को इस समय मैं उसका सदस्य था। बहुत अच्छे दिन याद आते हैं उसमें, जब वाजपेयी जी अडवाणी जी की का राज था वहाँ, उसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। आज हो गई है वो पार्टी विद इंडिफरेंस। लोगों में, लोगों पे क्या बीत रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं रह गया। और किस बात को लेकर ये सड़क पे निकले हुए हास्यास्पद है। ये सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं। भाई हद करते हैं। एक मंच था, मंच पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी वो चढ़ गया, उसके मुंह में जो आया अटपटांग उसने बोल दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। वहां कोई किसी दल का नेता नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कहने में कि हाँ महागठबंधन के नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। वो दोषी नहीं है, उनको क्यों दोषी करार दिया जा रहा है? इस व्यक्ति पे जो कदम उठाना था सरकार को वो उठा रही है। और ये सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो लोग, हम सबकी प्रयास होगी, यहीं किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो हम सबका प्रयास ही होगा कि इस कमरे के बाहर वो बात ना जाए। अब आप सोचिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने गरेबान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। अरे साहब वो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, और अन्य नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने एक ऐसे शब्द का माइक पर पब्लिक मीटिंग में प्रयोग किया राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी ने तो कभी उसका एक इश्यू नहीं बनाया, और फिर वो इश्यू बना के, और देखिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को गलत नहीं कहा। यहाँ देखा मैंने वो दिलीप जायसवाल को, वो आदमी आंसुओं से रो रहा है
शायद उसके घर में किसी उसके रिश्तेदार की के साथ कोई घटना हो जाए तो उसकी आंख से आंसू ना आए, वो ऐसा आदमी है। और वो रो रहा है क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उनको अपशब्द कहा गया था। ये नाटक करते हैं। आज एक महिला, गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी होना था, उसका इन्होंने एम्बुलेंस रोक दिया। मालूम है क्या कह के? कि ये ड्राइवर एक अमुक जाति का है और हिंदू था। वो, ये साफ कर दो, वो मुसलमान नहीं था, हिंदू जाति का एक ड्राइवर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उस अमुक जाति का ड्राइवर है, हम नहीं जाने देंगे। ये बिहार चलाते हैं, मजाक करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। उनके बारे में हमेशा चर्चा चल रही है, चुनाव से चुनाव लड़ेंगे। ये अच्छा प्रश्न है। और कल एक कंफ्यूजन भी हुआ और सुना कि बहुत जगह चल गया कि उनके लिए एक क्षेत्र की चर्चा होने लगी कि वहां से लड़ेंगे। वो किसी और प्रश्न पे क्या उत्तर दे रहे थे, लेकिन लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। पार्टी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि प्रशांत किशोर जी लड़े या नहीं, और मुझे साझा करने में ये बात कोई भी हिचक नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर दो मत चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दोनों के अपने फायदा और नुकसान है। मैं इतना जरूर बता दूं कि आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के सूत्रधार अगर उनको कहा जाता है तो उसके पीछे कारण ये है कि जितने सहज तरीके से वो अपने लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं कर सकता। आज जो उनकी सभाओं में एक जन सैलाब सी उभरती है, वो शायद हम में से और कोई जाए तो हमारे लिए इतनी भीड़ नहीं आए। लोग उनको सुनना चाहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब बनारस की चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी जाके उनको 5 दिन बैठना पड़ा था। ऐसे में अगर हम लोग प्रशांत किशोर जी को कहीं भेजते हैं कि वो चुनाव लड़ें, तो उन्हें अपने क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए बंधना पड़ेगा। तो पार्टी को ये निर्णय लेनी पड़ेगी कि हम उनको उपयोग करना चाहते हैं कैंपेनिंग में, या उनको उपयोग करना चाहते हैं किसी एक जगह से लड़ने के लिए। जहां तक रह गई उनके लिए क्षेत्र की बात, 203 क्षेत्र उनके लिए उपलब्ध हैं। 243 में से 40 क्योंकि सुरक्षित हैं, इसलिए 203 सीटों में वो जहां लड़ना चाहें, वो मेरी और हमारे सभी सहयोगियों की जिम्मेदारी होगी कि वो वहां से विजयी होके आएंगे। इसलिए उनके कहां से लड़ेंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे।